दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। नमस्ते, नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा और ज्यादा मोमेंटम पकड़ेगा और जैसा कि फिलहाल दिखाई दे रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भाजपा के हाथ से निकल गया है और जनता के बीच तेजी से पहुंच गया है। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे की वजह से चुनाव में लड़ाई बीजेपी और भारत की जनता के बीच होगी। और ये बात कोई ध्रुव राठी ने नहीं, बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड और इकोनॉमिस्ट परकला प्रभाकर ने कही है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. इसी सेंटेंस का अगर हिंदी में बेसिक ट्रांसलेशन करें तो मतलब ये है कि इस देश ने कभी भी इतने बड़े भ्रष्टाचार के कांड को न सुना था न देखा था। और शायद इसीलिए देश की जनता चाहती थी कि हमारे जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाले पीएम अपना मौन व्रत तोड़ें और इस पर कुछ तो कहें, क्योंकि आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो तो अपनी हैसियत के दर्शन कराइए, हमें अपनी ताकत का परिचय करवाइए। अगर आप इसमें नहीं हैं तो देश की इच्छाओं का जवाब दीजिए। और देश में बढ़ रहे ऐसे ही प्रेशर की वजह से फाइनली पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड स्ट्राइक डाउन करने के 50 दिन बाद इस मुद्दे पे फाइनली कुछ कहा। अब चाहे वो एक स्क्रिप्टेड क्वेश्चन का एक स्क्रिप्टेड आंसर ही निकला। Sir, I also want to ask you about the electoral bonds data that has been published. Do you think this has caused some embarrassment to your party, a setback? मुझे बताइए ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लगता है होम मिनिस्टर अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अपनी सरकार को डिफेंड करते हुए जो झूठ बोले थे शायद वो थोड़े कम पड़ गए। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी खुलेआम टीवी पर आकर झूठ पे झूठ पेल दिए। और ये करना मोदी के लिए आसान था क्योंकि स्क्रिप्ट में काउंटर क्वेश्चंस की जगह कॉम्प्लीमेंट्स लिखवाए गए थे। You look so pretty in this veshti. I am feeling very embarrassed. You look so pretty in this veshti. I am feeling very embarrassed. चलिए, तो देश का मजाक बनाने वाले पीएम मोदी के झूठे क्लेम्स को कैसे काउंटर किया जाता है, ये इंटरव्यू करने वाले जर्नलिस्ट को जरा समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा अंदर की बात बताता हूँ, मीडिया में नहीं जानी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्ट्राइक डाउन होने की वजह से जो डेटा बाहर आया उससे मोदी या बीजेपी को कोई सेटबैक मिला कि नहीं, इस सवाल का जवाब देने के लिए पीएम मोदी सीधा डिनायल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं और किसी सेटबैक के पोटेंशियल को ही नकार देते हैं। मुझे बताइए ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो। अब यहाँ दोनों में से एक भी पत्रकार ईमानदार होता तो एटलीस्ट ये कह सकता था कि आपकी खुद की बनाई पॉलिटिकल डोनेशन की स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, वोटर्स के राइट्स के अगेंस्ट कहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के खिलाफ बताया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फॉरेन फंडिंग्स, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग का पोटेंशियल बढ़ाने वाली स्कीम बताया। इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवालों के जवाब प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है। पर किसी भी रेलेवेंट सवाल का जवाब लेने के बजाय दोनों इंटरव्यूअर शांति से स्माइल और नॉड करते हुए पीएम मोदी का स्क्रिप्टेड आंसर सुनते रहे। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट के कड़े फैसले के अगेंस्ट ऐसी इनडायरेक्ट थ्रेट देते हुए सुनकर एक पत्रकार को यूजुअली कुछ ऐसा कहना चाहिए था। आपको एक मिनट भी दिल्ली के तख्त पर बैठने का अधिकार नहीं है। छोड़ दीजिए शासन को और न्यायपालिका को न्याय करने दीजिए। पर इन दोनों नाम के जर्नलिस्ट ने कोई काम का सवाल तो पूछा नहीं। इनफैक्ट पीएम मोदी ने अपने मेन झूठ को सेटअप करने के लिए खुद इनके सामने एक सवाल पूछ डाला।
मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है क्या? तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ने के लिए जो चंदा लाती हैं उनकी डिटेल्स पता लगाना पहले भी बहुत मुश्किल था, और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने के बाद ये और मुश्किल कर दिया गया था। और अब मोदी पहले वाले सिस्टम पर जाने का डर दिखाकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या लॉजिक है? पहले चोर दरवाजा तोड़कर घर घुस रहा था, अब चोर को चाबी दी गई है कि आओ मेरे घर में चोरी करके जाओ, पर चोरी तो हो रही है ना। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप बोलो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लेकर आओगे, कि आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवाओगे, कि आप ट्रांसपेरेंट रहोगे अपनी फंडिंग में। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। पर सच ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी स्कीम थी जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और एसबीआई को ही पता लग सकता था कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। यानी ना तो इस इंफॉर्मेशन का कभी जनता को पता लगता और ना ही इलेक्शन कमीशन को कभी इसका पता चल पाता। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करके एसबीआई को डांट कर ये सारा डेटा पब्लिक नहीं करवाती तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि बहुत सारी जटिल जानकारियां हैं, इन्हें समय पर मिलाना आसान नहीं, इसलिए 4 महीने का समय चाहिए। जो कि 18 साल का कॉलेज इंटर्न भी एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला से 5 मिनट में कर सकता है। ये मजाक है कि नहीं है? सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के वकील हर तरह से विरोध करते रहे कि इस बॉन्ड की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची। हम याद दिलाते हैं, केंद्र सरकार ने कहा नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। जानने का अधिकार कोई आम अधिकार नहीं है जो सभी नागरिकों को उपलब्ध है। कोर्ट में सरकार कंपनियों के पक्ष में खड़ी थी, जनता के जानने के अधिकार के पक्ष में नहीं। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उससे ऐसी बात की बदबू नहीं आती है कि चोरी करने के बाद चोर खुद कहे कि अगर वह चोरी नहीं करता तो आप नहीं समझ पाते कि आखिरकार चोरी क्या होती है। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब जब चोरी पकड़ी गई है तब प्रधानमंत्री उसी को मेडल बनाकर पहन रहे हैं। सरकार की दलील थी कि जो चंदा दे रहा है उसे बाद में परेशान किया जा सकता है। सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी, वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे, ऐसा उनको डर था। हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं, इतना डर था। लेकिन बाद में तो यही निकला ना कि छापे मारने के बाद कोई चंदा दे रहा है। जैसे इसमें 21 ऐसी कंपनीज मिली जिन्होंने तब बॉन्ड्स खरीदे जब उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसी, सीबीआई, ईडी इन्होंने रेड मारी। ये उन कंपनीज के नाम हैं और यहाँ पे आप देखोगे जिस मंथ में रेड पड़ी उसी मंथ में पैसा दिया गया। सितंबर 2018 में हरियाणा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ ग्रुप के खिलाफ एक केस दर्ज किया था करप्शन का। पर 5 साल बाद अप्रैल 2023 में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट को कहा कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए। पता चला कि डीएलएफ ग्रुप ने 2019 और 2022 के बीच 170 करोड़ रुपए दिए थे बीजेपी को। अरे अभी तो और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, सुनते रहो। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने केजरीवाल सरकार की शराब नीति से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में ऑरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरथ रेड्डी को गिरफ्तार किया था। 5 दिन बाद 15 नवंबर को ऑरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया। यही नहीं, जून 2023 में ईडी ने रेड्डी को माफी देने के लिए अदालत में अर्जी लगाई और सरकारी गवाह बनाने का आग्रह किया। सरकारी गवाह बनने के बाद ऑरबिंदो फार्मा ने नवंबर 2023 में 25 करोड़ रुपए का एक और चंदा दिया। इसी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। इसलिए किसने किसे कितना पैसा दिया अगर ये सिटीजन और वोटर को नहीं पता होगा
तो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस मिलकर एक दूसरे के फायदे के लिए सिटीजन्स के फायदे के अगेंस्ट जा सकता है। अब इसे एक ही फेमस एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो नवायुगा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपीस डोनेट किए थे, जिसके बदले में नवायुगा इंजीनियरिंग को गवर्नमेंट ने उत्तरकाशी टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। बट इन टर्न नवायुगा ने ऐसी घटिया क्वालिटी का काम किया जिससे वो टनल कुछ ही सालों में कोलैप्स कर गया। कोविड के टाइम पे आपको याद होगा रेमडेसिविर जैसी ड्रग्स आए थे, तो उस टाइम पे 7 कंपनियां ऐसी थी जो क्वालिटी चेक फेल कर गई थी। ये उन 7 कंपनियों के नाम है। जैसे हेट्रो लैब्स थी, जुलाई 2021 आते आते इसको 6 नोटिस भेजे गए थे महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि ये जो रेमडेसिविर बना रहे थे इनके सैंपल में येलो कलर आ रहा था, जो कि एकदम क्लियर होना चाहिए था। फॉर्मर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ ड्रग्स ने कहा कि इनके लाइसेंस सस्पेंड हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, जुलाई 2021 को नोटिस गया इस कंपनी को और अप्रैल 2022 को 40 करोड़ इन्होंने डोनेट किए और फिर ये बच गए। ऐसी बाकी बची जो कंपनीज थी जिनके ड्रग्स क्वालिटी चेक फेल कर गए थे, उनको नोटिस गया, उसके बाद वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसके बाद फिर वो बच जाते हैं। मैं तो बच्चों वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपके बच्चों की चिंता करता हूं। और दूसरा रीजन कि क्यों कंपनी से पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई डोनेशंस का ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, वो ये है कि अगर अनलिमिटेड अनोनिमस डोनेशन वाली इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम चलती रही तो ये फॉरेन फंड्स और ब्लैक मनी को शेल कंपनीज के थ्रू लॉन्डर करके पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में वाइट करके पहुंचाने का सबसे आसान तरीका बन जाता। शॉकिंग बात यह है कि कई कंपनीज ने अपने नेट प्रॉफिट से बहुत ज्यादा अमाउंट डोनेट किया पॉलिटिकल पार्टीज को। Why would a company, for what conceivable reason would a company donate 100% of its profit? I have a 1 rupee profit, but I will donate 100 crore. Why would a company do that? 16 सेल कंपनियों ने बीजेपी को 419 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वित्त मंत्रालय की उच्च जोखिम वाली, मतलब हाई रिस्क वाली निगरानी सूची में शामिल कंपनियां अपने स्थापना के कुछ महीनों के भीतर करोड़ों का दान देने वाली कंपनियां और अपने पेडअप कैपिटल से कई गुना ज्यादा चुनावी दान देने वाली कंपनियां शामिल हैं। अब फर्जी कंपनियां चुनावी चंदे के तौर पर जो पैसा दे रही थी वह काला धन नहीं था तो और क्या था। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है तो वो गुनाह हमें भी मंजूर है। मुझे बताइए ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। पर अब मैं ये सोचता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जैसी पोजीशन पे बैठने के बाद मोदी को टीवी पर आके ऐसे झूठ बोलना, वो भी बिना किसी शर्म के, शोभा नहीं देता है। क्योंकि वैसे भी इस काम के लिए उन्होंने ऑलरेडी पूरी मीडिया को खरीद और डरा के अपनी गोदी में बिठाया तो हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आ चुका है और ऐसा लगता है कि विपक्ष को ही झटका लग गया है कि विपक्ष का पूरा प्रोपेगेंडा नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेल होता दिख रहा है। विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। ये टीवी वाले भाई, और अब इंडियन न्यूज चैनल्स का काम न्यूज देना नहीं, अपने मालिक के हर कांड को वफादारी से डिफेंड करना हो गया है। You are defending. I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना? Give me a proof. Give me a proof. He's demolishing the democracy. मैं कह रही हूँ give me the proof. Demolishing the democracy, madam. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? करप्ट चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप मामला दर्ज करवाइए। जिस प्राइम मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है। मैं सुनिए, अमीर जामई मैं तो कह रही हूँ, माशाअल्लाह कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ। और ताल ठोक के पूरे देश को ब्रेन वॉश कर चुके मोदी और गोदी के कॉम्बिनेशन से अब इंडिया को बचाने का एक ही रास्ता नजर आता है। ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है दोस्तों। जुल्म के सामने झुकना ये इस देश की मिट्टी में नहीं है दोस्तों। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने झुकने का रास्ता कभी दिखाती नहीं है।
इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने जंग करने का रास्ता दिखाती है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। मैं झुका हमारे पीएम के सामने, क्योंकि हमारे देश के पीएम है। ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे देश के पीएम है, यानी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के कैप्टन है। उस कैप्टन का मुकाम पाने के लिए एक इंसान के अंदर बहुत अदरवर्ल्डली एनर्जी की ज़रूरत होती है, अदरवर्ल्डली दिमाग की ज़रूरत होती है, और इन सारी चीज़ों को आप महसूस कर पाते हो उनके आसपास। बहुत इंटेंस एनर्जी है। वीड एनर्जी। You have made the right choice, baby.